आइए चलते हैं 18 नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। 18वां सवाल क्या बोलता है? 18वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं एस डी आर सर उसका क्वेश्चन जो है स्पेशल ड्राइंग उसका एक से अधिक आंसर ले रहा है। कौन सा क्वेश्चन? वो सर भारत एक क्या है जिसमें था ऑप्शन 4 करके 4 ऑप्शन था। अच्छा, उसमें क्या ले रहा है आंसर? उसमें सर ले रहा है एक से अधिक ले रहा है, लेकिन एक से अधिक कैसे होगा? आप खुद सोचिए ना, देखिए कि वहां पे उसके अलावा जो है कि हमको कुछ दिखाई नहीं उसमें, है ना। यही जो है ना कि क्वेश्चन भेज देते हैं। अच्छा रुकिए, तो इस ग्रुप में भी डालते हैं। 10 लोग जो है कि देखेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखेंगे कि हाँ क्या होना चाहिए, कहीं हम ही कहीं तर्क में कहीं गलत हो। देखिए क्वेश्चन ग्रुप में डाले, क्वेश्चन को जरा देखिए आप लोग भी। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्य हो सकता है ना। और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें दूसरा से एक से होगा अधिक सर। ऑप्शन में है कहाँ? इनमें से एक से अधिक ऑप्शन में है कहाँ कि आप एक से अधिक बोल रहे हैं? चारे हो तो आप सुने में। सर राज्यों का संघ, हाँ तो राज्यों वही का ना, संघ। बी तो होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, तो वही इनको बताया कि बी होगा, है ना। इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन नंबर 4 में साहब, है ना। सर भारत राज्य का यूनियन है। तो संघ मतलब यूनियन ना होता है। संघ वही मतलब हुआ तो है। वही चीज ना, उसको हिंदी में जो है कि आपको लिखा है ना, उसको हिंदी में लिखा है ना। देखिए अगला जो ऑप्शन नंबर सी है ना, सी भी हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपको खंडन करना है। इसमें 4 को में से सिलेक्ट करना है तो बी सबसे बेस्ट होगा। और इसे जो बोल रहा है ना कि भारत एक राज्य हो सकता है, तो बिल्कुल भारत एक राज्य जो है कि आपको हो सकता है ना। क्या कि जब आप डीपीएसपी को पढ़ेंगे, है ना, या मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, तो वहां भारत ना लिख के वहां पे राज्य का चर्चा किया है, और राज्य किसको माना गया? वहां भारत को राज्य माना गया है। ठीक है, ये भी बात जो है कि कहीं कहीं चर्चा हो सकती है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, बी होगा। है कि ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं जो है कि आपको दिया हुआ है ना, इनमें से कोई नहीं जो है कि आपको दिया हुआ है। आइए अमेरिका फेडरल ना होता है सर। हाँ अमेरिका में फेडरल है ना, अमेरिका में क्या है? फेडरल होने वाला है। आइएगा अगले सवाल पे आते हैं। 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर मुद्रा में आता है? तो एसडीआर मुद्रा की बात करेंगे ना, एसडीआर मुद्रा में जो है कि यूएस का डॉलर आता है, जापानी का येन आता है, ब्रिटिश का पाउंड आता है, चाइनीज का रेनबिन्बी आता है, और यूरो जो है कि आपको आता है। ये सब का सब जो है कि आपको किसमें? स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो है कि आपको आता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को ना विशेष आहरण जो है कि मुद्रा कहा जाता है। और एसडीआर जो है कि आपको कब? तो 1959 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार का मौद्रिक आरक्षण मुद्रा जो है कि आपको के संदर्भ में था। और इसमें सबसे पहला यूएस डॉलर, दूसरा जापानी येन, तीसरा ब्रिटिश पाउंड, चौथा रेनबिन्बी चाइना का है, और पांचवा कौन है? यूरो जो है कि आपको शामिल है। और एसडीआर को स्वर्ण कागज या स्वर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एसडीआर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण जो है कि आपको मुद्रा जो है कि आपको कहा जाता है गोल्डन पेपर कहा जाता है। और एसडीआर का संबंध किससे होगा? आईएमएफ से जो है किसका संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 के आधार पर जो है कि 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ के द्वारा जो है कि स्थापना किया गया। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दो संस्था का जो है कि आपको उदय होता है, एक आईएमएफ और दूसरा कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आईएमएफ विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो है कि आपको जुड़वा वाहन के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। हाँ, दोनों का मुख्यालय की बात करेंगे, दोनों का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में दोनों का मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। 2018 का सवाल अब आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल, राज्यपाल का मतलब हो गया गवर्नर, है ना। राज्यपाल का मतलब क्या हो गया? गवर्नर हो गया। तो गवर्नर कौन थे? तो इसके गवर्नर जो है कि आपको सीडी देशमुख थे। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तब ऑस्वॉन स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑस्वॉन स्मिथ हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब जो है किसके गवर्नर कौन थे? तब इसके गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख जो है किसके गवर्नर जो है कि आपको हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण एक सर ये तीसरा शायद थे दूसरा ही स्टार्टिंग जो है से। कि आपको थे नहीं सर, ना, बीच में दूसरा कोई ही थे, शायद। सीडी देशमुख के बाद कोई थे सर। यही उनके पहले कोई थे, सीडी देशमुख के कहाँ पहले, नाम दिया और है? देखना अशोक पड़ेगा स्मिथ था के हमको बीच तो। में।
तो देखना पड़ेगा, तो हमको जहां पहला तक याद है कि भारतीय दूसरा सीटी ही था, देशमुख बने। है ना। ये तो सही है, इसी पहला टाइम में भारतीय में तो उन्नीस सौ कोई दिक्कत उनचास नहीं। में ये बने थे सर श्री हाँ, देशमुख। 1949 में जो है कि आपको थे, नहीं 1948 में ही शायद बने थे, है ना। 1949 में राष्ट्रीयकरण तक रहे राष्ट्रीयकरण थे। किया गया था, है ना। राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय तक, यही जो है कि आपको थे। सीडी देशमुख का गवर्नर कार के रूप में जो है कि आपको देखिए 1943 से लेकर 1949 तक जो है कि आपको थे, 43 से 49 तक जो है कि इनका कार्यकाल जो है कि आपको रहता है। अंततः आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख जो है कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट कब आता है? तो एक्ट आता है 1934 को। और भारत प्रशासनिक सेवा एक्ट की बात करेंगे 1935 में इसका प्रावधान के तहत सर जो है कि आपको होता है। दूसरा जो थे ना, हाँ, एक जेम्स जेम्स टेलर नाम है, वही थे। जेम्स टेलर। यस सर। और तीसरा सीडी देशमुख है। टेलर दूसरा है ना। चलते हैं, अगला बोल रहा है कि इसका स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया। और मुख्यालय की बात करेंगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बंबई में होने वाला है। मुंबई। और इसका व्यावसायिक जो है कि बैंकों का खाता जो है कि आपको इसमें खुलता है। ये बैंक अपना खाता खुलवा सकते हैं, हम लोग अपना खाता बैंकों नहीं का खुलवा बैंक। सकते हैं। यस सर। बैंक अपना खाता जो है कि वहां खुलवा सकता है ना। और इसके पास कोई नागरिक का खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत सरकार की एजेंट के रूप में जो है कि आपको काम करती है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसे अंतिम घड़ी का बैंक जो है कि आपको कहा जाता है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। और समान केंद्रीय बैंक कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे करेंसी नोट का निर्गमन मतलब कि छापना, साख का नियंत्रण करना, फॉरेक्स रिजर्व का जो है कि आपको कंस्टोडियन जो है कि आपको करना, वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय और नियंत्रण करना, और मौद्रिक नीति बनाना। ये सब काम किसका होता है? ये सब काम जो है कि आरबीआई का होता है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? पर्याप्त जो है कि मुद्रा आपूर्ति, महंगाई पर नियंत्रण करना और अर्थव्यवस्था को स्थापित जो है कि आपको बनाना। आरबीआई का उद्देश्य नहीं है संसाधन का समान वितरण करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सामाजिक जो है कि आपको समानता लाना, मतलब सब इक्वल हो, ऐसा कोई इसका उद्देश्य जो है कि आपको नहीं होने वाला है। और यह सब सरकार का कार्य, सरकार के लिए राजस्व की जो है कि आपको नीति लाना, ये सब इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार के पास रुपया है तो खर्चा कीजिए, नहीं है तो आरबीआई आपको रुपया नहीं देगी छाप कर। सरकार के राजस्व नीति का अंग कौन कौन होता है? तो कराधान होता है, बजट होता है, और सार्वजनिक जो है कि आपको व्यय जो खर्चा होता है वो होता है। आरबीआई ने वर्ष 1956 में न्यूनतम जो है कि आपको आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी कर सकता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार जो है कि आपको नोट छापने के लिए कितना करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया का 200 स्वर्ण करोड़। और विदेशी मुद्रा का भंडारण जो है कि रखना जरूरी होगा। और इससे कम जो है कि आपको कम से कम जो है कि 115 करोड़ रुपया का क्या होना चाहिए? स्वर्ण भंडारण जो है कि आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं, और यही ना 85 स्वर्ण करोड़ भंडारण जो है विदेशी कि रुपया। आपको, है ना, 85 करोड़ बॉन्ड हो गया, विदेशी रुपया हो गया। यही ना जो है कि आपको स्वर्ण कहाँ चला गया? ब्रिटेन में चला गया था ब्रिटेन। 1991 में, जब जो है कि आपको वित्त मंत्री कौन थे? ये मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह गिरवी रख, देश के सोना को गिरवी रख के अपना देश को बचाए थे आर्थिक तंगी से, है ना। तो अब अभी जाकर जो आया है है कि ना सर, आपको आया, 24 में आ गया है ना, है। अभी है, अब जाकर आया है ना। आगे चलते हैं, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था, वह कौन बॉम्बे था? आईआईटी कहाँ का बॉम्बे छात्र का। था? आईआईटी बॉम्बे का। यही वाला साइन देखते हैं ना, रुपया का आर के ऊपर जो है कि आपको था। हाँ, डी अरे उदय कुमार, बिल्कुल यही है, डी उदय कुमार जो है कि आपको होने वाला है। आईआईटी बॉम्बे का पढ़ने वाला छात्र रोमन लिपि में आर से मिलते जुलते जो है कि आपको प्रतीक, रुपये का प्रतीक जो है कि आपको स्वीकार किया। और स्नातकोत्तर जो है कि उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने 2010 में जो है कि इसका डिजाइन को क्या किया? तैयार जो है कि आपको किया। रिजर्व बैंक के जो है कि आपको नोटों पर हिंदी, अंग्रेजी समेत कितने भाषाओं में लिखा होता है? ये 17 क्वेश्चन आया भाषा। हुआ है। 17 भाषा में जो है कि आपको लिखा होता है। हिंदी, अंग्रेजी समेत जो है कि आपको 17, मतलब टोटल लैंग्वेज की बात करेंगे नोटों पर, टोटल लैंग्वेज को देखिएगा तो 17 लैंग्वेज जो है कि आपको दिखाई देगा नोटों यस पर, सर। ठीक ना। आगे चलते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है कौन? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको सिक्का जारी होता है ना। उसका देखिएगा, सचिव। रुपया 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, ये सब कौन जारी करता है? यह सब जो है कि आपको वित्त मंत्रालय सिक्का को जो है कि आपको जारी करता है। देखिएगा नीचे आते हैं,
जबकि नोटों का जारी करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है ना। RBI देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है और सभी सिक्के 1 रुपए के नोट का निर्गमन 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के का निर्गमन कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और 1 रुपए से अधिक का नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, इसका नोट का निर्गमन जो है कि आपको कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार करता है किसका? सिक्का का जो है कि आपको करता है। और इस पर किसकी हस्ताक्षर होती है? तो इस पर हस्ताक्षर की बात करेंगे, वित्त सचिव का हस्ताक्षर जो है कि आपको होता है। 1 रुपए के सिक्का पर के हाँ, 1 रुपए के नोट नहीं, 1 रुपए के नोट पर जो है कि आपको वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है ना। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर जो है कि आपको होता है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि 1 रुपए के नोट के अतिरिक्त समस्त करेंसी पर आरबीआई के गवर्नर का जो है कि आपको सिग्नेचर जो है कि आपको होता है ना। और स्वतंत्र भारत के पहले निर्गमन जो है कि आपको नोट 1 रुपए का था, जो 1949 ईस्वी में चलन में आया था, जिस पर किसका जो है कि आपको प्रतीक था? तो सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है कि आपको था इस पर, ठीक है। 1996 में नोटों पर अशोक स्तंभ और सी की स्थान पर जो है कि आपको किसको लाया गया था? महात्मा गांधी का चित्र को जो है कि आपको लाया गया था। और उस नोट को जो है कि आपको क्या प्रचलन में जो है कि आपको लाया गया था 1996 में। 96। आगे चलते हैं। हाँ, 1996 भारत सरकार सिक्के के उत्पादन के लिए 4 टकसाल खोला है। जहां टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्का बनता है उसको टकसाल कहते हैं। और यह टकसाल कहाँ कहाँ है? तो एक बंबई में टकसाल होने वाला, एक कलकत्ता में होगा, एक हैदराबाद में होगा और एक होगा नोएडा में होगा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यहाँ पर क्या होता है? सिक्का जो है कि आपको बनता है भारत सरकार का। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर करेंसी नोट छपते हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस देवास, देवास कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दूसरा नासिक, नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में होने वाला। तीसरा मैसूर, मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में होने वाला है। और चौथा जो है कि आपको सोलबोनी जो है कि आपको कहाँ पे? पश्चिम बंगाल सालबोनी। यहाँ पर जो है कि क्या छपता है? तो यहाँ पर पैसा नोट छपता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पता है कि आरबीआई के द्वारा नोट प्रचलन के न्यूनतम जो है कि निधि पद्धति जो है कि आपको कब जो है कि अपनाया गया था? मिनिमम रिजर्व जो है कि सिस्टम 1956 में अपनाया गया था। और इसके तहत जो है कि आपको आरबीआई के पास कितना 200 करोड़ रुपए की जमा जो है कि आपको राशि बनाना पड़ेगा। इसमें से 115 करोड़ रुपया का क्या होगा? 115 करोड़ रुपया का गोल्ड होना चाहिए और बचा हुआ 85 करोड़ का क्या होगा? विदेशी मुद्रा जो है कि आपको होना चाहिए। 20वां सवाल बोल रहा है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर होती है, बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो सरकार का व्यय जो है कि आपको ये भी जो है कि सरकार का व्यय जो है कि आपको क्या होगा? बराबर होगा। एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां पर निवेश जो है कि और निवेश और बचत की योजनाएं बराबर होती है, तो सरकार का भी व्यय क्या हो जाएगा? सरकार का भी व्यय जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय, मतलब राजस्व व्यय, और माइनस क्या करना है? माइनस सरकार का कुल जो है कि आपको आय, मतलब राजस्व की प्राप्ति माइनस राजस्व का व्यय घटा दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा राजकोषीय घाटा जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होने वाला है। यानी आय से ज्यादा व्यय होता है तो राजकोषीय घाटा होता है। हाँ, आय से ज्यादा अगर जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा आपका क्या हो गया? 10 रुपया कमा रहे हैं, 12 रुपया खर्चा हो गया, तो जो है कि आपको राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 2 रुपया राजकोषीय घाटा हो गया। वही वाला बात हो गया, समझ रहे हैं। जब राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है, जब राजस्व आय क्या होता है? राजस्व प्राप्ति से अधिक जो है, अच्छा व्यय न दिया है, सॉरी आय बोल रहे हैं। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो राजस्व जो है कि आपको, है ना, क्या राजस्व क्या लिखा है? घाटा लिखा जाता है। हाँ, राजस्व जो है कि आपको घाटा होगा। क्या होगा? घाटा कहा जाता है। और चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा के पिछले जो है कि आधार पर ब्याज को घटाने पर प्राथमिक घाटा जो है कि क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो है कि आपको प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा के अंतर्गत सरकार अपने खर्चों का पूरा करने के लिए उधार जो है कि आपको लेना पड़ता है। नहीं सुनते हैं कि विश्व बैंक से उधार ले लिया, है ना, IMF से उधार ले लिया, तो वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, तो यह सब जो है कि आपको खर्चा को पूरा करने के लिए जो है कि आपको लेता है। 21वां सवाल बोलता है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो किसके ओर निर्देशित होती है? तो यह होती है
गरीबी एवं भुखमरी के निवारण हेतु जो है कि आपको होता है। ठीक है। सामाजिक विकास से तात्पर्य उन जो है कि आपको संबंधों तथा ढांचों से है जो कि समाज को इस योग्य बनाता है कि उसे सदस्यों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, और इसका मकसद यह है कि हर व्यक्ति की पूरी क्षमता तक पहुंचा जा सके, है ना। सामाजिक विकास का मतलब होता है लोगों में क्या करना, लोगों में जो है कि आपको निवेश जो है कि आपको करना, यही होता है सामाजिक विकास का स्तर होता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और क्या होता है, कपड़ा, रोटी और मकान, यही ना कहते हैं, यही इसी को कहते हैं कपड़ा, रोटी और मकान जो है कि आपको कहते हैं। भोजन का मतलब खाने के लिए जो है कि आपको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। और प्राथमिक स्तर यही हो गया। उसके बाद जो है कि रास विलास के लिए तो बहुत सारा चीज है, जो आप कितना भी करिएगा तैयो आपको लगेगा कि कम में है ना। पैसा खर्च करने का कोई और अंत जो है कि आपको नहीं है कि नहीं, जितना ज्यादा करिएगा उतना ज्यादा। कोई देखिएगा पहले बड़ा पुरनका वाला बक्से वाला टीवी से खुश है, और कोई देखिएगा कि जो है कि आपको 100 इंची का टीवी लगा ले तैयो खुश नहीं है। तो रास विलास का होने वाला है, जितना भोगिएगा उतना भोगेगा, और कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। मानव का प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वह अपनी सुरक्षा और मान सम्मान की मनोवृत्ति की ओर जो है कि आपको क्या होता है, झुकती है। वर्तमान में सामाजिक विकास प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से गरीब और भुखमरी समाप्त करने पर क्या दिया जा रहा है, जोर जो है कि आपको दिया जा रहा है। भारतीय, अगला प्रश्न 22 नंबर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वही जो है कि औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है कि आपको कोलकाता में जो है कि आपको होगा। और इस बैंक की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1971 में जो है कि आपको किया गया, और मुख्यालय इसका कोलकाता में है। और इसका मकसद भारत में बीमार औद्योगिक कंपनियों को क्या करना, जो बीमार के कारण गिर चुका है उसको फिर से जो है कि आपको क्या करना, खड़ा करना होने वाला है। और यह वर्ष 1971 में शुरू हुआ था, और 2012 में इसे भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, फिर से इसको जो है कि आपको बंद कर दिया गया था। आगे चलते हैं। इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं, ये सब जो है कि आपको उस समय का लेटेस्ट सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा। उस समय के हिसाब से हाल था, है ना। हाल एक महारत्न कंपनी का दर्जा जो है कि आपको नहीं दिया गया है ना। लेकिन महारत्न कंपनी का योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों को, है ना, अपने कारोबारों का विस्तार करना तथा विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में सामर्थ्य जो है कि आपको बनाता है। महारत्न कंपनी भारत का केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र के पास उद्यम जिनके पास अधिक जो है कि वित्तीय और प्रचलन स्वायत्तता जो है कि आपको होने वाला है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 ईस्वी में महारत्न कंपनी का दर्जा कि आपको क्या किया, दर्जा को स्थापित जो है कि आपको किया था, है ना। 1997 ईस्वी में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की शुरुआत जो है कि आपको किया गया, और यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को ही जो है कि आपको सृजित किया गया था, और अंततः इसे क्या कहा गया, नवरत्न जो है कि आपको कहा गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा यह दर्जा दिया जाता है महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी का। और महारत्न कंपनी का दर्जा वर्ष 2010 में केंद्रीय उद्यम विभाग ने जो है कि आपको देने का निर्णय लिया। 2023 में भारत में कितने महारत्न कंपनी है 2023 तक? तो भारत में 13 महारत्न जो है कि आपको कंपनी है, और उस 13 महारत्न कंपनी का लिस्ट जो है कि आपको देखिएगा। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 14 जो है कि आपको महारत्न है। बीपीसीएल है, कौन है, HAL हाल जो है कि आपको जूता है लास्ट, है ना, लास्ट जो है कि हाल जो है कि 14वां नंबर का जूता है। 13 को देखते हैं। बीपीसीएल हो गया, CIL हो गया, गेल हो गया, HPCL हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गया। हाँ बोलिए। ये हाल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दूसरा, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यही वाला जो है कि आपको कौन सा कंपनी बन गया, महारत्न कंपनी जो है कि आपको, है ना, यही जो है कि आपको प्लेन बनाता। तेजस विमान यही बनाए है, तेजस जो है कि फाइटर प्लेन है ना, यही जो है कि आपको हाल ही बनाया हुआ है। ठीक है, 7 को इधर हो गया, अभी ऊपर में भी होगा। ONGC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, सेल हो गया, और जो है कि आपको, है ना, RECL हो गया, और TFC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और IOL, है ना, और एक OIL, और एक अभी कौन हो गया, HAL हो गया। HAL हो गया क्या नंबर का, 14वां नंबर का जो है कि आपको हो गया है। 14 को भारत में महारत्न कंपनी जो है कि आपको हो गया। 2018 का एग्जाम है। 2018 में क्या पूछा है, सवाल को जरा देखिएगा। 2018 में सवाल पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय केंद्रीय आय का लेखा जो है कि आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। किसके द्वारा? CSO के द्वारा। और सबसे पहला संस्था था NSO था, और एक था NSSO। उन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया? CSO जो है कि आपको कर दिया गया। क्या कर दिया गया? CSO जो है कि आपको किया गया। CSO। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा किया जाता है ना। NSO से पूर्व जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता था? CSO करता। सॉरी देखिएगा क्या हो गया, उल्टा हम लिख दिए। NNS और CSO ये दोनों को मर्ज करके क्या बनाया? NSO बना दिया है। ठीक ना, ई हुआ है सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 2019 में CSO की एक अन्य संस्था थी जिसका नाम था क्या था? NSSO था। इसका विलय राष्ट्रीय जो है कि सांख्यिकी संगठन NSO में जो है कि आपको कर दिया गया, और यही नया है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस जो है कि आपको होता था। फिर दोनों को मिला अगला के NSO कर दिया ना। हाँ, इस CSO को मिलाया किसके साथ? NSSO के साथ मिला दिया। अब दोनों को मिलाकर एक नया नाम दिया। क्या नया नाम दिया? NSO जो है कि आपको दिया। ठीक है, नेशनल आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अगला प्रश्न बोलता है 25वां कि भारत सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करता है। किससे एकत्रित करता है? तो यह किससे? तो इसमें से कोई नहीं है। जिस हिसाब से है इसमें से कोई नहीं है। भारत जो है कि वर्तमान में कॉर्पोरेटिव से सबसे ज्यादा जो है कि आपको राजस्व को क्या करता है? एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन है गलती जो है कि आपको ये छापा क्या है यहाँ होता है सर? कॉर्पोरेटिव का मतलब हो गया टैक्स हो गया, है ना। जो आपको सरकार के जो आपको हम लोग चलाते हैं ना कॉर्पोरेटिव, है ना। सरकार का जो है कि आपको निधि निर्माण करवा के जो है कि आपको कॉर्पोरेटिव बैंक इत्यादि जो है नहीं चलाया जाता है, उसी सबसे अधिक जो है कि आपको राजस्व एकत्रित जो है कि आपको होता है ना। और सर राज्य में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा होता है। हाँ, महाराष्ट्र जो है कि आपको क्या GDP के योगदान में सबसे अधिक अगर देने वाला कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र जो है कि आपको होने वाला देश के GDP में सबसे अधिक, है ना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट जो है कि आपको बैंक जो है कि आपको होगा। और नाबार्ड का नाम जो है कि आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल जो है कि आपको होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका लिया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में होगा। और इसकी स्थापना नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? शिवरमन कमेटी, शिवरमन समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया। नाबार्ड भारत का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शीर्ष सहकारी बैंकों का जो है कि आपको समग्र विनिमय। सर इसमें पूछा था कौन पंचवर्षीय योजना में आया था, तो छठा ना हो जाएगा सर? 80 से 85। हाँ, तो 80 से 50 छठा हो गया। 82 में आया छठा नंबर का। इस पंचवर्षीय योजना जो है कि हम लोग उस दिन देख रहे थे तो यहाँ पे नाबार्ड की चर्चा किया था, किस पंचवर्षीय योजना में आया था, है ना। ऊपर में जाकर देखिएगा जरूर चर्चा होगा, है ना। विनियम को जो है कि आपको शीर्ष नियामक निकाय है और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकतर जो है कि आपको अधिकार क्षेत्र में जो है कि आपको आता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। IBRD जो है कि आपको होता है। IBRD का पूरा नाम जो है कि आपको होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है कि आपको होता है। पुनर्निर्माण विकास एवं राष्ट्रीय बैंक जो है कि विश्व बैंक का क्या होता है? दूसरा नाम जो है कि आपको होता है। और यह विश्व बैंक के समूह वाले देशों को 5 सदस्यीय संस्थानों में जो है कि आपको पहला है। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एक जो है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और यह अपने किसको जो है कि ऋण देता है? तो अपने जो इसका सदस्य होता है ना विश्व बैंक का, उसको जो है कि आपको ऋण देने का काम जो है कि आपको करता है, जो सदस्य देश होते हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना वर्ष 1944 में इसकी स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। विश्व बैंक समूह ऋण जो है कि आपको देने वाली शाखा है। IBRD मध्यम एवं आय वाले जो है कि आपको विकासशील देशों को जो है कि आपको ऋण जो है कि आपको प्रदान करती है। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो है कि आपको संस्थान होता है। और यह पूंजीगत परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न एवं माध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान जो है कि आपको प्रदान करता है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA
के सामूहिक जो है कि आपको नाम है, जो विश्व बैंक के समूह के स्वामित्व वाले 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से जो है कि आपको 2 होने वाला है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो है कि आपको किया गया, और दोनों का मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में दोनों का मुख्यालय जो है कि आपको होगा। और वर्तमान 2023 में विश्व बैंक में कुल सदस्य की बात करेंगे कितना होने वाला है, 189 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में होने वाला है। समुदाय का स्वास्थ्य का पता चलता है किसे, समुदाय का आवाज सब स्वास्थ्य का पता वाइब्रेट हो कैसे रहा है चलता कहीं से। मेरे तरफ से नहीं हो रहा होगा, है ना। दीपक कुमार जी आपके तरफ से बंद कीजिए थोड़ा सा, दीपक सिंह माइक को बंद कीजिए, आपके तरफ से हो जाएगा ठीक। बंद कर दीजिए। देखिए आप ठीक है, हो गया ना, यस सर। बोल रहे थे ना हो जाएगा, मेरे तरफ से नहीं होगा, चलिएगा। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से, शिशु मृत्यु दर से या मात्र मृत्यु दर से। तो इसका आंसर क्या लिया है, शिशु मृत्यु दर से जो है कि आपको समुदाय का स्वास्थ्य का पता चलता है। देखिएगा, 1000 जन्म लेने पर 1 साल के उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को ही क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर जो है कि आपको कहते हैं। अच्छा, शिशु मृत्यु दर किसको कहेंगे, अगर ये जन्म लिया और जन्म से लेकर कितना साल तक, 1 साल के अंतर में अगर मर गया तो इसको किसमें काउंट करेंगे, शिशु मृत्यु दर में जो है कि आपको काउंट करेंगे। और यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर जो है कि आपको माना जाएगा। अगर सही से रख रखाव करेगा तो फिर मरेगा ही नहीं, इसीलिए बेहतर माना जाएगा विकास के लिए। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है जिससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध जो है कि आपको स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और गुणवत्ता का क्या चलता है, पता जो है कि आपको चलता है। इसी से आगे चलते हैं 29वां नंबर सवाल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है, अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक बोलेगा तो सर्वाधिक हो जाएगा दिल्ली, और राज्य में पूछेगा तो बिहार जो है कि आपको राज्य में हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां कितना जो है कि 1 किलोमीटर में कितना रहते हैं, 17 लोग जो है कि आपको रहते हैं। आगे चलते हैं, राज्य में सबसे अधिक जो है कि आपको जनसंख्या घनत्व बिहार के पास है, 1106 जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का जनघनत्व की बात करेंगे 382 होगा, और 11,316 जो है कि किसका होगा, 11,316 ये होगा दिल्ली का होगा। किसका होगा, दिल्ली का जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं 30वां नंबर सवाल। 30वां सवाल बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके सदस्य देशों के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है ना। मतलब कि इसमें भी पैसा कौन डालता है, तो इसमें भी पैसा आईएमएफ का जो सदस्य होता है ना, वही सब जो है कि आपको डालता है। और यही में से जिसको जरूरत पड़ता है ना, उसको जो है कि आपको दिया जाता है लोन के तौर पे जो है कि आपको दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वित्तीय सदस्य देशों के द्वारा बनाया गया है, और इसमें जितना सारा सदस्य है ना, कुछ ना कुछ सब रुपया डालेगा, है ना। रुपया डालेगा तो इसका खजाना क्या होगा, खजाना भरेगा, और जिसको अगर जरूरत पड़ेगा वो अपना जो है कि इससे लोन ले लेगा, और लोन को जो है कि आप फिर चुका देगा। तो जो लोन लेगा वो देश भी क्या होगा, थोड़ा विकसित जो है कि आपको हो जाएगा। और आईएमएफ में कुल सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे कितना है, 190 होने वाला है, और इसी का वित्त पोषण जो है कि आपको किया जाता है। आईएमएफ के सदस्य देश का अंशदान के आधार पर इन्हें मत देने का भी अधिकार जो है कि आपको दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग जो है कि आपको देता है। आईएमएफ का वर्तमान जो है कि आपको सदस्य देशों की बात करेंगे कितना है, 190 होने वाला है। आगे चलते हैं, और रिजर्व ट्रेज शब्द जो है कि आपको किससे संबंधित है, रिजर्व ट्रेज शब्द जो है कि आपको आईएमएफ से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरोजगारी के साथ साथ क्या आ जाए, मुद्रास्फीति आ जाए। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया, मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि मुद्रा का वैल्यू जो है कि आपको साफ जो है कि आपको गिर के जो शून्य हो गया, है ना। और साथ साथ क्या हमारे पास क्या है, साथ साथ बेरोजगारी भी है ना, महंगाई भी है और बेरोजगारी, 1 रुपया भी नहीं है और महंगाई भी जो है कि आपको बढ़ गया। तो यही दोनों चीज को मिलाकर क्या कहलाता है, स्टैगफ्लेशन जो है कि आपको कहलाता है। तो बेरोजगार और मुद्रास्फीति को संयुक्त घटक को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन जो है कि आपको कहते हैं। इसे मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति जो है कि आपको आ जाती है, अर्थात महंगाई अधिक जो है कि आपको रहने के कारण बाजार की चीजें जो है कि आपको नहीं बिक पाती है, जिससे बाजार क्या पड़ जाता है, बाजार जो है कि आपको मंदी जो है कि आपको पड़ जाता है।
मुद्रास्फीति महंगाई को दूर करने के लिए बाजार में तरलता जो है कि आपको क्या करना चाहिए, तरलता मतलब जो रुपया निकला है उसको जो है कि आपको कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए बाजार की तरलता को और बढ़ा देना चाहिए। साथ साथ लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास जो है कि आपको करना चाहिए मंदी को हटाने के लिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब बाजार में किसी एक दो कुछ जो है कि वस्तुओं का दाम जो है कि बढ़ता है तो उसे ही जो है कि आपको क्या कहते हैं, स्क्यूबफ्लेशन कहते हैं, स्क्यूबफ्लेशन है ना। और इन्फ्लेशन कब कहेंगे, इन्फ्लेशन जब कहेंगे जब बाजार में अधिकतर चीजों का अधिकतर औसतन दाम जो है कि आपको बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि बाजार में जो चीनी आपको 40 रुपए मिल रहा था वो अब 60 रुपए मिल रहा है, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि जो है कि आपको हो गया। ठीक है, और आगे चलते अधिकतर हैं। चीज और मनुष्य कुछ सब चीज पे है ना अधिकतर जो है कि आपको चीजों पे जो है कि बढ़ेगा, लेकिन स्क्यूफ्लेशन में क्या था, कुछ ही जो है कि आपको एक चीजों पे दो जो है कि आपको है ना दो चार चीजों पे जो है कि आपको दाम बढ़ रहा था। और हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे जहां वस्तु और सेवाओं की कीमतों में तेजी से और जो है कि और नियंत्रित रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बढ़ते जैसे आज जो है कि कोई चीज जो है कि 60 रुपए मिल रहा है, कल 70 रुपये हो गया, परसों वही गया तो 80 रुपया, तरसों गया तो वही 90 रुपये। तो एक लगातार जो है कि वृद्धि हो रहा है, इसे हाइपर हाइपर जो है कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है कि आपको कहा जाएगा। जैसे देखते होंगे बीच में हल्ला हुआ था सरसों का तेल का, देखे थे ना, कहाँ यस सर 120 रुपए से यस सर, 210 रुपए टमाटर तक जो का है कि भी। पहुंच गया था। टमाटर का लहसुन भी का है वैसे ही जो लहसुन का भी वैसे जो है कि देखिएगा तो फिर जो है कि आपको किसका, नमक का भी बीच में एक बार हल्ला हुआ था। ठीक है, उसे बोरे डि- बोरे खरीद के रख रहा था लोग हाँ बिल्कुल, नमक इतना भी सोच लेना चाहिए कि नमक कहीं भारत में कम नहीं हो सकता है, नमक का उत्पादन कभी नहीं कमेगा, है ना। और नमक ऐसा चीज है ना कि इसको आप क्या स्टोरेज ना कर लीजिएगा, खा यस थोड़ी सर जाइएगा। अब 1 किलो खाने वाला के 10 किलो थोड़ी ना खिला दीजिएगा, नमक सर स्वादे नमक को अनुसार चलेगा, चोरी भी है नहीं ना। करता है लोग सर। और नमक को चोरी भी नहीं किया जा सकता है, क्या चोरी करके क्या कीजिएगा, उसका कौन काम करिएगा, है ना। यस स्वाद सर। अनुसार पड़ने वाला चीज है वो, है सर ना। दुकान वैसा वाला नहीं है सब कि उसको नमक बाहर ही छोड़ देता है, इसलिए सर देखते हैं सर। है ना। हम्म, तो अब तो जी बहुत सर। महंगा नमक हो गया, टाटा साल्ट अब देता है 35 अब रुपए के छोड़ के आसपास देखे। केजी देता है ना। अब मन सर छोड़ फिर गया भी टाटा चोरी वाला नहीं होगा उसका सर। चोरी हो अब टाटा जाएगा। वाला छोड़ेगा तो हो गया, टाटा कर देगा टाटा वाला जो है कि आपको पैकेट छोड़ेगा तो टाटा प्लेट में वाला भर दुकान जाएगा। वाला को करना पड़ेगा, है ना। खेत खेत से लहसुन चोरी हो जाता था, उसके लिए गोली चलता हाँ था, सही पता है ना। बात। हाँ ख्याल लहसुन रखिए। चोरी हो आजो बिहार है, होता है, कुछ भी हो खीरा सकता है। ककड़ी लहसुन जो है कि सब कुछ चोरी होता सही है। बात मकई का है बाल, अभी बाल का समय आ रहा है किसान होली के बाद, किसान खेत सब जो है में कि बाल बरसात तोड़ करता लेता है ना। खेत खेत साफ हो जाता है, बाल जो है कि आपको पेड़ लगा है बाल खत्म मकई का, है ना। डिफ्लेशन की बात करेंगे जब बाजार में अधिकतर चीजों का औसतन दाम जो है कि आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटता होगा तो डिफ्लेशन जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, बैंक दर को बढ़ाने पर प्रभाव जो है कि आपको कम हो जाएगा यदि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है कि आपको कम हो जाएगा यदि किसको बढ़ा दिया जाए, यदि सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, सीआरआर को जो है कि घटा दिया जाए, और ए और बी दोनों, सीआरआर को जो है कि आपको बढ़ा दिया जाए, है ना। कम सीआरआर को जो है अच्छा कम कम कर कर दिया दिया जाए। जाए, क्या बोल रहा है, कम जो है कि आपको कर दिया जाए, बढ़ाना सॉरी ऑप्शन नंबर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, सी जो है कि आपको हो जाएगा। सीआरआर को कम करेंगे, देखिए फिर से, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा जब क्या करेंगे, सीआरआर को जो है कि आपको कम कर देंगे। ब्याज दर बैंक दर ब्याज की दर है जो एक केंद्रीय बैंक एक वाणिज्यिक बैंक को जो है कि आपको क्या देता है, ऋण और अग्रिम जो है कि आपको देता है। यदि केंद्रीय बैंक का मतलब हो गया रिजर्व बैंक, बैंकों के दर को बढ़ा देता है तो वाणिज्य बैंक जो है कि आपको क्या होगा, वाणिज्य बैंक को महंगा ऋण जो है कि आपको मिलेगा। हमारे पास पैसा है, हम ही जो है कि ब्याज के दर को बढ़ा देंगे तो जिसको लेना होगा तो हमसे आएगा तो ज्यादा महंगा ऋण लेके जाएगा ना। अब 4% की जगह हम 8% कर देंगे तो महंगा तो हो ही गया। यस तो सर। वही बात बोल रहा है, यदि केंद्रीय बैंक बैंकों के दर को बढ़ा देता है तो वाणिज्यिक बैंक जो है कि आपको महंगा ऋण मिलेगा, जिससे लोग जो है कि आपको क्या करेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे, है ना। प्रश्न के अनुसार अब जो है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए अर्थात ऋण को सस्ता करने के लिए, है ना, सस्ता करने के लिए जो है कि आपको ऋण को सस्ता करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को जो है कि आपको कम करना पड़ेगा। जैसे ही बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा तभी ना जो है कि लेने के लिए लोग उत्सुक होगा। अब जो है कि 8% रख ले हैं तो अब बहुत लोग का मन करेगा नहीं लेंगे, अब उसी को घटा के अब 5% पे कम कर 4 से 5 कर देंगे तो ले भी लेता, लेकिन 8 किए तो कोई नहीं ले रहा, फिर से जो है कि आपको 5 करेंगे तो जो है कि आपको लेने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव
जो है कि आपको बैंक दर अगर बढ़ जाता है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए सीआरआर की दर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तब इसका प्रभाव जो है कि आपको कम हो जाएगा। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो है कि आपको होता है नगद आरक्षित अनुपात होता है। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि किसी बैंक की कुल जो है कि आपको जमा का प्रतिशत है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है कि आपको क्या होता है, आरक्षित रूप से जो है कि आपको नकदी के रूप में जमा करना होता है, यही जो है कि आपको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। सीआरआर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। सीआरआर जो पैसा रखा जाता है, ये बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखता है सीआरआर में, तो उसमें जो है कि आपको आरबीआई उसको 1 रुपया ब्याज नहीं देता है, ठीक है ना। यदि सीआरआर की मात्रा केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है कि आपको घटा दिया जाए तो बैंकों के पास पहले की अपेक्षा जो है कि आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा जो है कि आपको मात्रा में साख जो है कि आपको बचता जो है कि आपको होगा। जैसे देखिएगा, अब जैसे कोई बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अब जो है कि मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बोल दिया कि तुमको कितना रुपया जमा करना है, 500 करोड़ रुपया जो है कि तुमको जमा करना है, किसके पास, आरबीआई के पास, और इस पे तुमको 0% कोई जो है कि परसेंट तुमको ब्याज नहीं मिलेगा। और यही आरबीआई का बोल दे बैंक ऑफ बड़ौदा को कि अब नहीं 500 नहीं करो, तुम ऐसा करो 300 करोड़ रुपया कर दो, अब 300 करोड़ रुपया जो करना है तुमको, तो 200 करोड़ रुपया बचा, तो 200 करोड़ रुपया किसके पास बचेगा, बैंक के पास ना बचेगा, तो बैंक के पास बचेगा तो इससे बैंक तो अपना उपयोग कर सकता है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि यदि सीआरआर की मात्रा केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा क्या कर दिया जाए, आरबीआई के द्वारा घटा दिया जाए, तो बैंकों के पास पहले की अपेक्षा, पहले ही 500 खर्चा कर रहा था, अभी 300 दे रहा है आरबीआई, तो 200 का इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। तो बैंकों के पहले की अपेक्षा जो है कि ज्यादा मात्रा में क्या बचेगा, साख जो है कि आपको बचना शुरू हो जाएगा। सीआरआर जितना अधिक होगा, बैंकों की साख सृजन की क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अगर बोल दिया जाए कि 500 नहीं, अब हम कितना लेंगे, 800 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा, तो बैंक के पास रुपया कहां से रहेगा, नहीं ना रहेगा, 800 करोड़ तो आरबीआई को दे दिया, ठीक है, तो घटते हुए चला जाएगा। आगे चलते हैं, बैंक दर कम करने पर बाजार में क्या होता है, तरलता जो है कि आपको बढ़ता है। मतलब बैंक दर को कम करेंगे तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। अब पैसा बैंक के पास रहेगा तब ना सबको छीटेगा, मार्केट में लोन देगा, इस नाम पर इस नाम पर इस नाम पर, तो जैसे ही सबको पैसा देगा तो मार्केट में क्या होगा, तरलता का मतलब हो गया पैसा, पैसा का भंडार जो है कि मार्केट में दिखाई जो है कि आपको देने लगेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, 33वां नंबर सवाल। 33वां सवाल क्या बोल रहा है, 33वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक जो है कि उपकरण में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। फिर से वही है, बीएसएनएल जो है कि आपको महारत्न कंपनी नहीं है, इसका तो निकल गया, ये तो सही है। अभी भी सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, बीएसएनएल ही होगा, क्या कि महारत्न कंपनी नहीं है ना। बीएसएनएल महारत्न कंपनी नहीं है। नोट महारत्न कंपनी के बारे में पहले ही बता चुके हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, इसी को क्या कहा जाता है, बीएसएनएल कहा जाता है ना। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में होने वाला है, और ये दूरसंचार भारत सरकार का अपना है, और ये संचार मंत्रालय की स्वामित्व वाली कंपनी जो है कि आपको होने वाली है। 34वें नंबर सवाल की बात करते हैं। महारत्न किसको बोलते सर? देखिए, महारत्न होता है, मिनी रत्न होता है, और जो है कि एक होता है नवरत्न होता है। सब पैसा के आधार पे होता है ना। जिसका टर्नओवर जितना ज्यादा रहेगा, एक कैटेगरी फिक्स किया गया है, उस कैटेगरी में अगर रहेगा तो महारत्न कंपनी बनने के लिए बहुत सारा जो है कि टर्म्स कंडीशन है, 8-10 गो जो है कि आपको पॉइंट है, सब पे अलग से चर्चा करना पड़ेगा, है ना। उस कंडीशन को आप अगर फुलफिल कीजिएगा कि आपका प्रीवियस साल का इनकम इतना होना चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब आपको किस श्रेणी में रखेगा, 3-4 साल का आपका डाटा देख के तब जो है कि आपको रखेगा महारत्न में। वैसे ही मिनी रत्न का एक अलग डाटा है, उस डेटा को अगर आप फॉलो करते हैं तो मिनी रत्न में रखेगा। एक होता है नवरत्न, उस डेटा को अगर फॉलो करते तो आपको नवरत्न कंपनी में जो है कि आपको रखेगा, ठीक है, नवरत्न कंपनी में जो है कि आपको रखेगा। और एगो अभी जो है कि प्राइवेट में चला है, क्या नाम था उसका, यूनिकॉर्न, है ना, यूनिकॉर्न कंपनी, नाम सुने होंगे ना, उसका भी एक डेटा है। उतना रुपया जो है कि अगर साल का अगर प्रॉफिट होता है उस कंपनी को, तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी जो है कि आपको माना जाएगा। और यूनिकॉर्न में हमारा पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जानते होंगे नाम, वो जो है कि यूनिकॉर्न कंपनी है ना, अलग पांडे वाला फिजिक्स वाला, वो जो है कि है ना, यूनिकॉर्न कंपनी में जो है कि आपको शामिल है। आगे चलते हैं, 34वां सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संबंध में गलत कौन सा है।
तो गरीबी सूचकांक के संबंध में क्या गलत है? तो पहला बोल रहा है कि सूचकांक में 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है। बोलता है कि सूचकांक प्रति जो है कि आयाम का जो है कि आपको समान भार होता है, शिक्षा का एकदम समान, मतलब कि अगर 100% है ना तो 33.33 सब में जो है कि आपको बटेगा, यो बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है कि सूचकांक में 10 जो है कि आपको प्रचल जो है कि आपको शामिल होते हैं, 10 गो पॉइंट होता है वो शामिल होता है, ये भी सही है। और इस प्राचल का समान जो है कि भार दिया जाता है, नहीं समान भार नहीं होता, यही ऑप्शन नंबर डी जो है कि क्या है, गलत जो है कि आपको हो गया। ठीक है, देखिएगा क्या बोलता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध गलत है, तो ये प्रत्येक जो है कि प्रांचल को समान भार दिया गया है, यही जो है कि आपको गलत है। क्या है कि अलग अलग जो है कि भार दिया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल जो है कि आपको मल्टी जो है कि आपको डेंसिटनल जो है कि पॉवर्टी इंडेक्स है ना, एमपीआई की कहते हैं, इसमें जो है कि आपको 2010 में ऑक्सफोर्ड जो है कि गरीबी, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल है ना, मानव विकास पहल है, एक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है, इसको विकसित जो है कि आपको किया जाता है। तो ये भी पूछता है कि किसके द्वारा इसका विकास होता है, इसका विकास कौन बनाता है रिपोर्ट को, तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है कि आपको बनाया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जो है कि आपको बनाया जाता है। और यह गरीबों की घटनाओं और तीव्रता को निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतों का उपयोग करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर 10-10 जो है कि आपको संकेत के आधार पर है ना, घर और व्यक्ति के लिए जो है कि अभाव प्रोफाइल का निर्माण करके यह इंडेक्स को तैयार जो है कि आपको किया जाता है। तो यह 3 गो कैटेगरी है, और 3 गो कैटेगरी का कितना कितना संकेतक है, 10-10 को जो है कि आपको संकेतक जो है कि आपको होने वाला है, और 10 का अलग अलग जो है कि आपको भार होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 10 का समान होता है, इसीलिए क्या हो गया था, गलत जो है कि आपको हो गया था। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि प्रोफाइल का निर्माण करते हैं और इंडेक्स का तैयार करते हैं, लेकिन संकेतों का समान जो है कि आपको भार नहीं दिया जाता। यही समान भार, 10 का अलग अलग भार होता है, सभी का समान भार नहीं होता है। और भारत में गरीबी का कोई जो है कि सर्वमान्य जो है कि मापदंड अभी तक विकसित नहीं किया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा वर्ष 2011-12 में, और शहरी क्षेत्र में कितना बताया गया, शहरी क्षेत्र में बताया गया 33.33, और ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया कि 27.20 जो है कि आपको आय से कम करने वाले को क्या माना जाएगा, गरीब जो है कि आपको माना जाएगा। मतलब शहर में आप रह रहे हैं और एक दिन में अगर आप 33.33 मतलब कि 33.5 रुपया नहीं कमा रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं और 27.20 से कम जो है कि आय कमा रहे हैं, तो आपको क्या माना जाएगा, तब आपको माना जाएगा गरीब माना जाएगा। ये कौन बताया, ये बताया सुरेश तेंदुलकर समिति। कब आया था इसका रिपोर्ट, 2011-12 में जो है कि आपको आया था। सी रंगराजन के रिपोर्ट के अनुसार जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि आपको 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में कितना बताया गया, 47 रुपया जो है कि आप, हाँ सुरेश तेंदुलकर 11 है या 9 है? 2009 में इसका गठन किया गया, 2009 में इसका गठन किया गया, 2011 में अपना रिपोर्ट को दिया था, 2011 में क्या दिया, रिपोर्ट को दिया। ठीक है, तो सी रंगराजन समिति जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो रिपोर्ट दिया ना, पूछा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया, 2009 ना होगा, 2011 कैसे हो जाएगा, है ना। रिपोर्ट दिया है 2011-12 में, इसका क्या है, रिपोर्ट आया है, ठीक ना। रिपोर्ट आया। सी रंगराजन समिति की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कितना बताया, 32 रुपया जो है कि आपको दिन का बताया, और शहरी क्षेत्र में कितना बताया, 47 रुपया जो है कि आपको दिन का बताया है। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी की बात करेंगे, कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी को बताया गया है। और वही सॉरी, ये जो है कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में 2400 और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 2100 कैलोरी। 24 है सर, नहीं ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100, ठीक ना, 2100 जो है कि आपको होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक, इसके संकेतक के तौर पर जो है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है, और इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें भारतीय अर्थशास्त्री किसका सहयोग है, योगदान किसका है, अमर्त्य सेन का है। तो एक है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक का, और दूसरा भारतीय अमर्त्य सेन जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यूएनडीपी जो है कि आपको जारी करता है। कौन करता है, यूएनडीपी जो है कि आपको जारी करता है। अब आएंगे कल से हम लोग देखेंगे 35 नंबर सवाल। क्या
134 रैंक हाँ, एचडीआई एचडीआई में जो है कि आपको 134 नंबर स्थान है किसका, इंडिया का स्थान जो है कि आपको होगा, है ना, इंडिया का स्थान हो। ठीक है, 35 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको कल चर्चा करेंगे। आज होगा 1:30 बजे वाला क्लास। ठीक।